हेलो एवरीवन, मेरा नाम सैयद इरफान अली है। मैं एक मर्चेंट एक्सपोर्टर हूँ, साथ ही साथ मैं एक एग्जिम बिजनेस एडवाइज़र भी हूँ। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या होता है, टाइप ऑफ एक्सपोर्टर वीडियोस की बात की थी, और आज की वीडियो जो मैंने रखी है वो रखा है द ग्लोबल ट्रेड इकोसिस्टम नाम से। ठीक है ना, आज की वीडियो का जो हमारा टाइटल है द ग्लोबल ट्रेड इकोसिस्टम। तो किस तरह ग्लोबल ट्रेड स्टार्ट हुआ, क्या इसकी प्रोसेस रही होगी और क्या इसकी प्रोसीजर है, कौन कौन सी गवर्नमेंट बॉडीज़ और इंटरनेशनल बॉडीज़ ये इंटरनेशनल ट्रेड को या ग्लोबल ट्रेड को रेगुलेट करती है, इस बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स जो दो कंट्रीज़ करती है या ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ जो अग्रीमेंट्स करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम बात करेंगे कि इसकी क्या अपॉर्चुनिटीज़ है और ग्लोबल ट्रेड का क्या आने वाले टाइम में एक ट्रेंड रहेगा। तो आज की वीडियो इन सब बातें बारे में होने वाली है। तो चलो मैं आपको मेरी मेन स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और वहाँ हम एक एक करके चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, अगर यहाँ तक आप सब कुछ समझ चुके हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं यस वी कैन एक्सपोर्ट, या सिर्फ आप एक्सपोर्ट लिख कर भी बता दें। ओके ग्रेट, थैंक यू। ओके, नाउ हम हमारी मेन स्क्रीन पर हैं और जो मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ वो ये है, देखिए दी ग्लोबल ट्रेड इकोसिस्टम। ग्लोबल ट्रेड का एक छोटा सा इतिहास कि ग्लोबल ट्रेड क्या था, कैसे बना। अगर आपको ध्यान तो एंशियंट टाइम में, पुराने टाइम में, हज़ारों सालों पहले की बात है कि एक फेमस रूट हुआ करता था सिल्क रोड, जो चाइना से स्टार्ट होता था और यूरोप तक जाता था, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, और इसका एक प्रॉपर रास्ता था जिसे मैं आपको इसका ना इसमें दिखाता हूँ। देखिए इसमें ये है सिल्क रोड। ठीक है, इमेजेस में आते हैं। ये प्रॉपर लैंडेड रास्ता था, सी का रास्ता नहीं था। ठीक है ना, तो देखिए ये वाला आएगा हीरो। ये देखिए ये चाइना से चलता सिल्क रोड, चाइना से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इंडिया में ये वाला रोड आता। देन आगे जो आप ये जो मेरी रेड स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, ये इंडिया, ये पर्शिया जो फारस का एरिया था, ये अरब का एरिया था। ये वाया कंट्री चलते चलते इंडिया, इंडिया से ऊपर जो ये अफ़गान का एरिया, यहाँ से होते होते पर्शिया, फारस जो तुर्की के एरिया आ जाते हैं। यहाँ से मिडल ईस्ट का एरिया है, और मिडल ईस्ट के एरिया के बाद मिडल ईस्ट एरिया से ये ऊपर की ओर जाता हुआ यूरोप, सोमालिया, अफ्रीका और इजिप्ट तक, मतलब कुल ओवरऑल कंट्री को, ओवरऑल वर्ल्ड को ये रोड कवर किया हुआ था। तो मोस्ट ऑफ मेजर ऑफ ट्रेड इसी रोड से होता था, तो इसका नाम सिल्क रोड रखा था। ठीक है ना, और इस सिल्क रोड में काफ़ी कुछ पॉलिटिकल रीज़न भी आते, ग्लोबल रीजन्स भी आते थे, क्योंकि काफ़ी जगह से होकर रास्ता निकलता था। देखिए एक और स्लाइड में देखो आप, ये जो रास्ता चल रहा है ना, तो ग्लोबल ट्रेड इसी तरह सिल्क रोड से ही ऑपरेट होता था। देन आफ्टर काफ़ी टाइम बाद सी रूट्स डेवलप हुए, समुद्री रास्ते, क्योंकि जो रोड की ट्रांसपोर्टेशन थी वो टाइम कंज्यूमिंग भी थी, साथ ही साथ कॉस्ट कंज्यूमिंग भी थी, वक्त भी ज़्यादा लगता, सामान भी कम जाता। तो इसी का अल्टरनेट निकला, शिपिंग रूट्स निकले। शिपिंग रूट्स, ठीक है, ये ट्रेड रूट्स हो गया, जिसमें एंशियंट ट्रेड रूट्स में सिल्क रोड होता है हज़ारों साल पहले का। उसके बाद कॉलोनियल एरिया चालू हुआ और यूरोपियन कंट्रीज़, और क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ तो हम लोग थे, वो तो वो डेवलपिंग थे और डेवलप होने की कगार पे जा रहे थे। तो यूरोपियन कंट्रीज़ ने इंटरनेशनल ट्रेड को बहुत बड़ा स्केल किया। उन्होंने सोचा कि रोड का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टली पड़ता है, साथ ही साथ इसके अंदर माल भी कम जाता है, ट्रांसपोर्टेशन में टाइमिंग भी ज़्यादा है। तो उन्होंने सी के रास्ते को ईजाद किया और उन्होंने शिपिंग रूट्स बनाए ताकि ग्लोबल रिसोर्स पर कंट्रोल कर सकें, आसानी से ट्रेड कर सकें। देन उसके बाद आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ठीक है ना, कॉलोनियल एरिया 1500 से लेके 1900 तक का जो एरिया था वो यूरोपियन कंट्रीज़ के सी रूट्स पे चलता था, लेकिन वो एक अनऑर्गेनाइज था। जो देश ज़्यादा ताकतवर होता उसी के रूल्स चलते, उसी की रेगुलेशन चलती। बट आफ्टर पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ठीक है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद सब कंट्रीज़ ने मिलकर नए ट्रेड के रूल्स को बनाए, अपने अपनी एरिया बाउंड्रीज डेफिनेशन को डिसाइड किया कि क्या हमारी बाउंड्रीज से लिमिटेशंस क्या है, लाइबिलिटीज़ क्या है, और उसके चलते हुए जो WTO IMF क्रिएट हुए। WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरी दुनिया की ट्रेड को ऑर्गेनाइज करता है एक सिंपल वे में। और इस करीबन मोस्ट ऑफ कंट्रीज़ जो अभी वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रही है, काफ़ी इसके मेंबर्स हैं और सब इसी की रेगुलेशन के ऊपर ग्लोबल ट्रेड को करते हैं। उसी के बाद IMF बने, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स बने, जो अलग अलग देशों के जो डेवलपिंग कंट्रीज उनकी हेल्पिंग के लिए, उनके ट्रेड हेल्पिंग के लिए। तो इस तरह ग्लोबल ट्रेड और स्मूथ हुआ। और आज का डे है जो डिजिटल टाइम का दौर है, चीज़ें तेज़ी से बदल रही है। 2020 के बाद हमने पैंडेमिक में आपने देखा कि किस तरह एक डोमेस्टिक बिजनेस डिजिटाइल हुए, इसी तरह एक्सपोर्ट बिजनेस भी डिजिटलाइजेशन हुए, एटसी के थ्रू हुए, अमेजोन के थ्रू हुए, फ्लिपकार्ट के थ्रू हुए, या अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू हुए।
तो ये सारा एक छोटा सा इतिहास है ग्लोबल ट्रेड कैसे स्टार्ट हुआ। ग्लोबल ट्रेड सिल्क रोड से स्टार्ट हुआ, जहाँ प्रोडक्ट को आगे पीछे, उससे पहले बायलैटरल प्रोडक्ट सिस्टम चलता था, माल के बदले माल का सिस्टम चलता था। फिर कॉलोनियल एरिया आई, फिर अब रेगुलेशन करने के लिए बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। अभी इसी वीडियो में, आने वाली वीडियो में आगे देखेंगे कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे ग्लोबल ट्रेड को रेगुलेट करती है। चलो अब बात करते हैं कि आपने ये तो देख लिया कि ग्लोबल ट्रेड सिस्टम कैसे काम करता है और ये क्या काम करता है, ठीक है। तो अब जो अपन देखने वाले हैं, अभी जो अपन अगली बात करेंगे वो है ग्लोबल ट्रेड्स एंड इंटरनेशनल ट्रेड का फ्यूचर। यानी ग्लोबल ट्रेड से क्या ट्रेंड्स किस टाइप चल रहा है और इंटरनेशनल ट्रेड का क्या फ्यूचर है, ठीक है। तो एज ऑन वी कैन सी, जैसे हम लास्ट टाइम से देख ही रहे हैं कि इंटरनेशनल कंसिस्टेंटली ग्रोथ कर रहा है, और कंसिस्टेंटली ग्रोथ होने के कारण इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट आते हैं, साथ ही साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है, बाहर की इन्वेस्टमेंट आती है, हमारी लेबर काम पे लगती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। सेकंड, टेक्नोलॉजी ड्रिवन होता है, सप्लाई चेन कम्युनिकेशन को बेहतर बनाया है, टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है। पहले सब काम पेपर वर्क पे चलता था, लेकिन अब वही काम डिजिटलाइजेशन हो गया। जिस काम के लिए पहले सब तो इंतजार करना पड़ता, वो काम सिर्फ दिनों के अंदर हो जाता है। टेक्नोलॉजी ड्राइव कर रहा है, साथ में शिफ्ट इन पावर। अगर आप एंशिएंट ट्रेड को देखेंगे तो यूरोप का जो एरिया था वो ग्लोबल ट्रेड को डोमिनेट करता था। कुछ टाइम पहले चाइना ग्लोबल मार्केट को डोमिनेट करता था, लेकिन अब ग्लोबलाइजेशन आने के और डिजिटलाइजेशन आने के बाद पावर में शिफ्ट हुआ है। हमारे देश की ही बात करें तो छोटा से छोटा बिजनेसमैन जो कभी एक्सपोर्ट के बारे में नहीं सोचता, अब वो भी अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना चाहता है। बहुत से कर भी रहे हैं इस चीज़ के अंदर। तो अलग अलग कंट्रीज से, जो बिल्कुल डेवलपिंग कंट्रीज थी जिनका एक्सपोर्ट बहुत कम था, लेकिन आफ्टर डिजिटलाइजेशन जब चीज़ें ऑनलाइन हुई तो उनका भी एक्सपोर्ट बढ़ा, उनकी इकोनॉमी बूस्ट हुई। तो इस तरह पावर शिफ्ट हुई है, जैसे इंडिया, चाइना, वियतनाम, ब्राज़ील जैसे देश नए ट्रेडर्स लीडर के रूप में उभर रहे हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ सस्टेनेबल ट्रेड्स हैं फ्यूचर में। अब सब कंट्रीज एनवायरनमेंट फ्रेंडली की बात करते हैं, सब ग्रीन पैकेजिंग, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, नेचुरल प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं। एक कंसिस्टेंट डिमांड देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ट्रेंड्स आने वाले सालों में भी ट्रेंड्स बढ़ना ही है। अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको बताता हूँ, इंटरनेशनल ट्रेंड्स इन 2025, ठीक है। एक मिनट देखते हैं। तो ऐसे करके आप है ना यहाँ गूगल करके इंटरनेशनल ट्रेंड इन 2025 इकोनॉमिक्स और अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के ट्रेंड्स को चेक कर सकते हैं। अगर इसी टाइप की बात करें, जो इंटरनेशनल ट्रेंड्स जो आया और जो ग्लोबलाइजेशन हुआ और डिजिटलाइजेशन हुआ, उसमें ऑनलाइन ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स काफ़ी अग्रेसिव मोड पर आ गया है। साथ ही साथ एक छोटा सा बिजनेसमैन और छोटा सा व्यापारी भी अपनी खुद की वेबसाइट बना के एक्सपोर्ट कर सकता है। इन चीज़ों के ट्रेंड्स काफ़ी चल रहे हैं। अभी डिजिटलाइजेशन और डिजिटल मार्केटिंग के ट्रेंड्स से एक्सपोर्ट की दुनिया और बूस्ट हुई है। हमारे यहाँ का छोटा से छोटा बिजनेसमैन भी अब जब डिजिटल मार्केटिंग को सीखता है अपने बिजनेस के लिए, तो PPC रन करता है USA में, UK में, जर्मनी में, और अपने लिए लीड जनरेट करता है, सेल जनरेट करता है, ठीक। तो काफ़ी इसके अंदर ग्लोबल ट्रेंड है और इंटरनेशनल ट्रेड का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। और हम भी आपको यही कहते हैं कि आप भी आइए एक्सपोर्ट की दुनिया में और एक्सप्लोर करें एक्सपोर्ट के वर्ल्ड को। काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ और करियर ऑप्शंस आपको इस फील्ड में इंतज़ार कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो है रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट, RTA बोलते हैं जिसको, और FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, साफ्टा, एशियन ट्रेड एग्रीमेंट्स क्या होते हैं पहले आप ये समझिए। दो कंट्री से समझिए, ठीक है ना। मैं इन सबको मिटा देता हूँ, नहीं ऐसे नहीं होगा, न्यू डोंट हैव, ठीक है। मान लीजिए एक कंट्री है ये और एक कंट्री है ये, ठीक है ना। ये है अपना इंडिया, ओके, और मान लीजिए ये है अपना ब्राज़ील, ओके। अब हुआ क्या, ट्रेड एग्रीमेंट्स क्यों किए, सबसे पहले ये समझिए। आपको मैंने ना मेरी पिछली वीडियोस में मैंने बताया था कि नेचुरल रिसोर्सेज हर जगह अलग है। किसी ज़मीन पर पेट्रोलियम ज़्यादा है, कहीं ऑयल है, कहीं स्पाइसेस है, कहीं एग्रीकल्चर है, कहीं टेक्नोलॉजी है। तो जब तक ये सब किसी को एग्रीकल्चर चाहिएगा तो उसको इंडिया की ओर मूव करना पड़ेगा। अगर हमें टेक्नोलॉजी टाइप के प्रोडक्ट चाहिए तो हमें चाइना, जापान और इस जगह मूव करना है। हमें फार्मा का काम देखना होगा तो हमें USA की ओर मूव करना पड़ेगा। इसी तरह USA को अगर एग्रीकल्चर में चाहिएगा, स्पाइसेस चाहिए तो उनको इंडिया में आना पड़ेगा। तो ये सब
प्रोडक्ट को आसानी से एक दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट कर सके, माल की सप्लाई आसानी से हो सके, ग्लोबल ट्रेड बढ़ सके, इसके लिए ट्रेड एग्रीमेंट किए जाते हैं। पहला ट्रेड एग्रीमेंट से फ़ायदा ये होता है कि दो कंट्रीज़ के आपस में रिलेशन मजबूत होते हैं। सेकंड, दोनों कंट्रीज़ का बिजनेस स्मूथ होता है। थर्ड, दोनों कंट्रीज़ की इकोनॉमी को फ़ायदा मिलता है, यानी ट्रेड एग्रीमेंट दोनों टाइप से म्यूचुअल बेनिफिट बनते हैं। ठीक है। दूसरा इसका जो ट्रेड एग्रीमेंट का रीज़न होता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, जो बिल्कुल ही अनडेवलप्ड कंट्रीज़ है, जैसे अफ्रीकास के कुछ एरिया हो गए, ब्राज़ील की हो गए, कोई एशियन कंट्रीज़ हो गई, तो ग्लोबल लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशंस काम करती है, जिसके बारे में हम आगे भी जस्ट पढ़ने वाले हैं, तो वो चाहती है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो भी डेवलप कंट्री या विकासशील जो विकसित की ओर आए, तो उसका एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए ट्रेड एग्रीमेंट्स बनाती है, ताकि वहाँ से भी प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो सके और वो भी डेवलप्ड कंट्री में आ सके। ठीक है। अब सपोज़ इंडिया है, ठीक है ना, इंडिया से हम बेचते हैं राइस ब्राज़ील में। ठीक है। बदले में ब्राज़ील से हम आते हैं, हमारे पास आता है सोयाबीन। ठीक है। ओके, यहाँ से हम सोयाबीन आ रहे हैं, यहाँ से इंडिया से राइस जा रहे हैं। तो दोनों ने बीच में ट्रेड एग्रीमेंट किया हुआ है कि इंडिया से जब ब्राज़ील में माल जाएगा तो ब्राज़ील वाले बोलते हैं कि जो आपका माल हमारे यहाँ इंपोर्ट होकर आएगा, हम उस पर जीरो इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे, ताकि आपका एक्सपोर्टर ज़्यादा से ज़्यादा ब्राज़ील में एक्सपोर्ट कर सके, और जो ब्राज़ीलियन जो इंपोर्टर है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा माल चाइना या दूसरी कंट्रीज़ के बजाय इंडिया से दें, ताकि दोनों कंट्री का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में बेनिफिट बढ़े, दोनों का इकोनॉमी ग्रो हो। ठीक है। वहीं इंडिया ने बोला कि ठीक है, अगर आप हमें इतना कंसेशन दे रहे हैं हमारे एक्सपोर्टर के लिए, तो हम भी आपको आपके सोयाबीन आने पे या तो इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लेंगे, या उसमें कुछ कंसेशन कर देंगे, या इसको बिल्कुल ही फ्री कर देंगे। ठीक है। ताकि आपके यहाँ से भी जब हमारे देश का इंपोर्टर सोयाबीन को इंपोर्ट करने की सोचे, तो सबसे पहले आपकी कंट्री के बारे में सोचे कि यहाँ से लेके आने पे यहाँ से प्रोडक्ट्स हमें सस्ता पड़ेगा। तो इससे गवर्नमेंट को भी फ़ायदा हुआ, कंट्री को भी फ़ायदा हुआ, पर्सनल इंडिविजुअल सोलोप्रेन्योर को भी फ़ायदा हुआ, साथ ही साथ कस्टमर को भी फ़ायदा हुआ प्राइसिंग के अंदर। तो ये ऑल ओवर द ट्रेड एग्रीमेंट से इंडिया के अलग अलग कंट्रीज़ के साथ अलग अलग टाइप से ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हुए हैं, जिसमें मैं आपको कुछ सैम्पल रूप एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, वो देखिए। ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्रीमेंट है। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको एक वेबसाइट बता दूंगा। इस वेबसाइट का नाम है, जस्ट लुक एट, यहाँ पर आइए। ट्रेड मैप डालिए। ठीक है ना। ये कम्प्लीटली इंडियन वेबसाइट है, और ट्रेड मैप गवर्नमेंट की वेबसाइट है। इसके ऊपर आप ऑल अबाउट दी ग्लोबल ट्रेड के बारे में समझ सकेंगे, पढ़ सकेंगे, जो इंडिया की ओर से किया जाता है। काफ़ी चीज़ें आपको इसके अंदर मिलेगी ट्रेड मैप के अंदर। ओके नाउ ये ट्रेड मैप, ठीक है, ये आपको टोटल डेटा एस्थेटिक्स वगैरह सब कुछ बता देगा, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोडक्ट के बारे में काफ़ी नॉलेज देगा। जैसे आप यहाँ पे इसके अंदर सर्विस और प्रोडक्ट्स दोनों के बारे में सर्च कर सकते हैं, क्या प्रोडक्ट्स है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, और साथ ही साथ ये आपको कंप्लीट डिटेल दे देगा। ठीक है। ठीक है। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं हमारे प्रोडक्ट में। रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट, RTA, FTA, साफ्टा, एशियन। RTA का मतलब होता है रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट। इसका जो डेफिनेशन है, ट्रेड बैरियर्स लाइक टैरिफ्स कोटास को रिड्यूस या एलिमिनेट करने के रीजन बेस्ड एग्रीमेंट। एग्जांपल क्या है इसका, इंडिया ने प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट किया। इंडिया और साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ ब्राज़ील, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पैराग्वे के बीच लिमिटेड टैरिफ कंसेशन मिलती है, यानी इंडिया से माल अगर किसी भी कंट्री में जाएगा तो ये वाली कंट्रीज़ इंपोर्ट ड्यूटी में आगे वाले को लिमिटेड टैरिफ देंगे, मतलब उनकी इंपोर्ट ड्यूटी कम लगाएंगे इंपोर्टर को। ये है RTA। इसी के बाद होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, कंट्रीज़ के बीच ट्रेड का विदाउट इंपोर्ट ड्यूटीज़ विद वेरी लो टैरिफ, या तो इंपोर्ट ड्यूटी बिल्कुल फ्री ही कर देंगे या बिल्कुल लो टैरिफ में काम करेंगे। एग्जांपल के लिए अगर आप देखना चाहें तो इंडिया UAE का जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, सेपा, ठीक है, कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सेपा, जिसमें 90% ऑफ गुड ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट होता है, ज्वेलरी, टेक्सटाइल, फार्मा के लिए फ़ायदा मिलता है। इंडिया का जापान के साथ कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, जिसमें कार्स, पार्ट्स, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक मैन ड्यूटी रिडक्शन होती है। इंडिया का साउथ कोरिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। ऐसे और भी कंट्रीज़ के साथ है। इंडिया का साफ्टा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया है। साउथ एशियन कंट्रीज़ के बीच रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स को बूस्ट करने के लिए एग्रीमेंट बनाया है, जिसके मेंबर्स हैं इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। एग्जाम्पल, इंडिया बांग्लादेश से टेक्सटाइल, एग्रो प्रोडक्ट, फार्मास्यूटिकल्स पर लोअर ड्यूटीज़, और क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रांजिट एग्रीमेंट्स। उसी के बाद आता है एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है ना। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ का ग्रुप जो इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन और ड्यूटी फ्री ट्रेड को प्रमोट करता है। इसके मेंबर्स हैं ये सारे कंट्रीज़, ठीक है। और जो इसका जो फ़ायदा होता है वो 80% ऑफ प्रोडक्ट, इसका जो फ़ायदा तो होता है, और 80% ऑफ ट्रेडेड गुड्स पर टैरिफ रिडक्शन होता है। एशियन चाइना FTA भी है, लार्ज FTA बाय पॉपुलेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो इन अग्रीमेंट से फ़ायदा ये होता है कि हर कंट्रीज़ को कि कस्टम ड्यूटीज़ में एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में
पर्टिकुलर कंट्रीज़ को फ़ायदा पड़ता है, इंपोर्टिंग कंट्री के अंदर इंपोर्टर को कस्टम में फ़ायदा पड़ता है, कस्टम आसानी से हो जाता है, कस्टम क्लियरेंस में मदद मिलती है, ड्यूटी फ्री होती है, बड़ा मार्केट एक्सेस कर सकते हैं, और ग्लोबल पार्टनरशिप होती है, ब्रांड की पोजीशनिंग होती है। ठीक है, इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं वो ग्लोबल ट्रेड बॉडीज़ का रोल। ठीक है, अभी मैंने आपको जो वीडियो शुरू हुआ था तब मैंने बताया था कि ग्लोबल ट्रेड को रेगुलेटेड करने के लिए आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड काफ़ी बॉडीज़ अब रेगुलेट हुई है, जो अलग अलग देशों ने मिलकर बनाई है। बाद में ये इन बॉडीज़ को और भी देशों ने ज्वाइन किया, और सब ने एक ग्लोबल सिस्टम या ग्लोबल ट्रेड को एक यूनिफॉर्म और ऑर्गेनाइज बैक करने के लिए रेडी हुआ है। ठीक है, इसमें WTO फर्स्ट है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड ही बन गया था। WTO क्या करता है कि पूरी दुनिया के बीच में ट्रेड होते हैं उसके लिए रूल्स बनाता है, दो कंट्री, और अगर किसी दो कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड डिस्प्यूट हो जाए तो उसे सॉल्व करता है। ठीक है, ग्लोबल ट्रेड के लिए रूल बनाता है, डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन करता है, और ट्रेड नेगोशिएशन मॉनिटर करता है WTO। उसके बाद आता है ICC, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ये क्या करता है, ये करता है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए रूल्स, गाइडलाइन और स्टैंडर्ड बनाता है ग्लोबल बिजनेस के लिए। इसका मेन जो पर्पस है वो स्पेशली इनकोट टर्म्स होते हैं। जब भी ग्लोबल ट्रेड में माल आगे पीछे होता है तो कुछ उसके इनकोट टर्म डिसाइड होते हैं और प्री डिफाइन होते हैं। ये इनकोट टर्म्स बताते हैं कि माल की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है, एक्सपोर्टर के ऊपर है या इंपोर्टर के ऊपर है। इसलिए जब भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की डील होती है तो सबसे पहले इनकोट टर्म डिसाइड किया जाता है कि किस इनकोट टर्म पर माल को दिया जाएगा या माल को लिया जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक एक्सपोर्टर ने FOB मुंबई लिखा है तो ICC की इनकोट टर्म डिफाइन करता है कि कौन से पॉइंट तक उसका ड्यूटी रहेगा। तो अगर आपके बिल में या इनवॉइस में आप FOB लिखते हैं तो आपका ड्यूटी फ्री फैट ऑन बोर्ड, यानी कस्टम तक आपकी ड्यूटी आपके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद ये रेस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट हो जाती है बायर के ऊपर। WCO वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन नाम से ही स्पष्ट है, ये कस्टम में जो रूल्स रेगुलेशन होता है उसके ऊपर काम करता है। इसका मेन पर्पस है कि पूरी दुनिया के जितने भी कस्टम है उन सबको ग्लोबलाइज, डिजिटलाइज और एक ही प्लेटफॉर्म पे ऑर्गेनाइज करके रखना है। सब जगह एक से रूल इंप्लीमेंट हो ताकि कस्टम के प्रोसेस को आसानी से किया जा सके। ठीक है, इसके बाद है UNCTAD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये क्या करता है, डेवलपिंग कंट्रीज़ को ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के थ्रू ग्रो करने में हेल्प करता है। डेवलपिंग कंट्रीज़ को, जैसे अफ्रीका के एरिया हो गए, ब्राज़ील हो गया, और जो भी पिछड़ी कंट्रीज़ हैं उनके लिए हेल्प आउट करता है। ग्लोबल ट्रेड में जो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वो जियो पॉलिटिक्स है और सैंक्शन का इम्पैक्ट है। बहुत सी बार जियो पॉलिटिक्स में ट्रेड वॉर्स हो जाती है। इसका एग्जांपल जब US और चाइना ट्रेड वॉर 2018 से 2020 जो पैंडेमिक टाइम पे हुई थी, जब US ने चाइना से आने वाले प्रोडक्ट्स पे ड्यूटी बढ़ा दी थी, उसके अगेंस्ट में चाइना ने भी US से आने वाले प्रोडक्ट्स पे अपनी यहाँ ड्यूटी बढ़ा दी। तो उससे ड्यूटी बढ़ाने से दोनों देशों के बिजनेस पे फ़र्क पड़ता है। दोनों देशों से जो माल की सप्लाई इधर आ रही थी उधर जा रही थी वो कम हो जाती है। ठीक है, उसके बाद सेक्शन होता है। बहुत सी बार कोई कंट्री किसी और कंट्री पर सेक्शन कर देती है, जैसे ईरान पर US का सेक्शन होता है। US ने ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट, बैंकिंग और शिपिंग पर सेक्शन लगा दिए। ठीक है, बहुत सारे कंट्रीज़ ने ईरान के साथ उसके बाद ट्रेड ही बंद कर दिया, क्योंकि सेक्शन बोले तो आप इस कंट्री से माल लेंगे तो हम आपको इतने में देंगे, आपने इधर से माल लिया तो हम आपको इतने में देंगे। उसके बाद आता है कॉन्फ्लिक्ट जोन। ठीक है ना, बहुत सी बार जैसे इसका एग्जाम्पल है यूक्रेन रशिया का वॉर 2022 जो प्रेजेंट में चल रहा था, अभी पिछले कुछ साल पहले। ब्लैक सी पोर्ट्स बंद हो गए, वीट, ऑयल एंड फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट अफेक्ट हुए, ग्लोबल फ्यूल का प्राइस शूटअप हो गया, शिपिंग डिले और इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ गए। ठीक है, इसका मतलब वॉर कहीं हो रही है लेकिन उसका पूरा इम्पैक्ट ग्लोबल ट्रेड सिस्टम पे आ रहा है। ठीक है, इसके बाद वही ट्रेड एग्रीमेंट है, अलायंस होते हैं, बड़े बड़े पार्टनरशिप, रिसर्चिंग फर्म होते हैं। और लास्ट ऑफ दी वीडियो में आपको यही कहना चाहूँगा कि ग्लोबल ट्रेड इकोसिस्टम एक बड़ा इकोसिस्टम है। अच्छा बिजनेस होता है इसके अंदर। एक्सपोर्ट इंपोर्ट की दुनिया काफ़ी वास्ट है। आप एक प्रोडक्ट नहीं, मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स हमारे सामने मौजूद है। हम किसी भी एक प्रोडक्ट के साथ ग्लोबल मार्केट में एंट्री ले सकते हैं और धीरे धीरे अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो यही था आज की वीडियो के लिए। उम्मीद है वीडियो आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है, आपको कुछ पूछना करना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में जाने से पहले ये मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस मैस्टरी कोर्स है। इसका कंप्लीट इंट्रोडक्शनरी वीडियो मेरे यूट्यूब पर अवेलेबल है, लिंक जिसका डिस्क्रिप्शन में। इस कोर्स में मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाया है कि किस तरह आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट होगा। सबसे पहले आप लर्न करेंगे, फिर आप उस बिज़नेस को लॉन्च करेंगे और फिर आप उस बिज़नेस को ग्रो करेंगे स्टेप बाय स्टेप। अगर आप इसको ट्रेनिंग सेशन और कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।